ये है सालार डे उयूनी, एक ड्राई लेक जहां पर दुनिया के सबसे बड़े लिथियम के रिजर्व्स हैं। वही लिथियम जो अगले 10 से 20 सालों में सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स बनने वाला है। ये रिजर्व्स बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना के बीच इस हिस्से में हैं जिसे द लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। पूरी दुनिया के 70% लिथियम रिजर्व्स इसी ट्रायंगल के अंदर हैं और इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है चाइना। मगर चाइना सिर्फ इस ट्रायंगल ही नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते में हर तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इस खित्ते को कहते हैं साउथ अमेरिका। अमेरिका के बिल्कुल नीचे लोकेटेड नेचुरल रिसोर्स से माला माल कॉन्टिनेंट जो बहुत जल्द पूरी दुनिया का सेंटर ऑफ अटेंशन बनने वाला है। फाइनेंशियल एड से लेकर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मिलिट्री बेसिस और इवन स्पेस स्टेशंस, चाइना इस कॉन्टिनेंट की हर चीज में घुस चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में चाइना और साउथ अमेरिका में $307 बिलियन का ट्रेड हुआ, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के $156 बिलियन के ट्रेड से ऑलमोस्ट डबल है। और अभी तो इकोनॉमिस्ट्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि चाइना और साउथ अमेरिका के बीच ये ट्रेड 2035 तक $700 बिलियन तक जा सकता है। ये ट्रेंड दिखा रहा है कि कैसे चाइना अमेरिका के पड़ोस में घुसकर उसे कंट्रोल कर रहा है और अब वाकई में अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि चाइना आखिर साउथ अमेरिका में इतना इंटरेस्टेड क्यों है और साउथ अमेरिका, जिसे कभी अमेरिका का बैकयार्ड कहा जाता था, आज उसके हाथ से क्यों निकल गया है और आखिर में चाइना असल में करना क्या चाह रहा है। क्या वो वाकई आने वाले दिनों में अमेरिका को चोक करके वर्ल्ड सुपर पावर बन जाएगा और अमेरिका इतना बेबस क्यों है, वो चाइना को रोक क्यों नहीं पा रहा? तो आए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में असल में साउथ अमेरिका की ज्योग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया का करीबन 6% सी ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान इस चोक पॉइंट से गुजरता है जिसे पैनामा कैनाल कहते हैं। यही कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। हर साल करीबन 13 से 14 हजार कार्गो शिप्स इस रास्ते से गुजरती हैं। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका के ज्यादातर ट्रेड इसी रास्ते से होते हैं और इसीलिए इस कैनाल को सबसे ज्यादा अमेरिका और चाइना यूज करते हैं। इसी तरह अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने का भी यही एक रास्ता है। अब ज्योग्राफी की बात हो ही रही है तो आपको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि हमारी दुनिया में पैनामा कैनाल की तरह 7 और चोक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से सारी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। इन्हीं चोक पॉइंट्स के लिए कहा जाता है कि अगर किसी भी वजह से ये रास्ते ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि सारा ट्रेड इन्हीं के थ्रू होता है। अब जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने का ये वाहिद रास्ता है और यहीं से मिडिल ईस्ट का सारा तेल पूरी दुनिया को जाता है। ये पॉइंट दुनिया का सबसे डेंजरस और इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है और इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप है जो यूरोप और एशिया को अफ्रीका के सदर्न पार्ट से कनेक्ट करता है। फिर मोरक्को और स्पेन के दरमियान स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जहां से मेडिटेरेनियन और अटलांटिक सी के दरमियान ट्रेड होता है। इसी तरह नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के बीच ये डेनिश स्ट्रेट है जो बाल्टिक और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। रशिया का सारा तेल इसी रास्ते से यूरोप को जाता है। फिर आता है टर्किश स्ट्रेट जो मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी को आपस में कनेक्ट करता है। रशिया, टर्की, अजरबैजान और जितने भी साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे यूक्रेन, बल्गेरिया वगैरह, इनका सारा ट्रेड इसी रास्ते से होता है। इसी तरह मलेशिया और सुमात्रा के बीच स्ट्रेट ऑफ मल्लाका है जो पैसिफिक और इंडियन ओशन का ट्रेड कंट्रोल करता है। ये चोक पॉइंट चाइना की बहुत बड़ी कमजोरी है और इस पे भी हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। इस वीडियो में बड़े डिटेल्ड मैप्स के थ्रू बताया गया है कि चाइना क्यों गवादर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम कर रहा है। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आखिर में आती है सुएज कैनाल जो सारे एशिया और मिडिल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट करती है। ये असल में ईस्ट और वेस्ट को आपस में कनेक्ट करने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। तो अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि पैनामा कैनाल की वजह से साउथ अमेरिका की कितनी ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम साउथ अमेरिका पर वापस आएं तो इसकी टोटल पॉपुलेशन करीबन 42 करोड़ है और अगर इसका कंबाइंड जीडीपी देखा जाए तो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनती है। साउथ अमेरिका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ऑयल
और लिथियम के रिजर्व से माला माल है। अगर हम सिर्फ वेनेजुएला की बात करें तो इसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स हैं, मगर फिर भी 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 94% वेनेजुएलन्स शदीद गरीबी का शिकार हैं और सिवाय एक दो कंट्रीज को छोड़कर सारे साउथ अमेरिका का यही हाल है। इतना रिसोर्स रिच होने के बावजूद बदकिस्मती से साउथ अमेरिका कभी भी इन रिसोर्सेज से फायदा नहीं उठा सका और इसकी बहुत सी पॉलिटिकल और सोशल रीजंस हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन, ये चार चीजें आपको हर साउथ अमेरिकन कंट्रीज में मिलेंगी। साउथ अमेरिका असल में रिसोर्स कर्ज का शिकार है। रिसोर्स कर्ज एक इकोनॉमिक फिनोमेना है जिसके मुताबिक जिन कंट्रीज में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ बाकी कंट्रीज से कंपैरेटिवली कम होती है। अफ्रीका भी इसी रिसोर्स कर्ज की एक और एग्जांपल है। लेकिन खैर, अब चाइना के इधर आने से बहुत सी चीजें बदल रही हैं और इसीलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ कि चाइना साउथ अमेरिका में आखिर कर क्या रहा है। चाइना का साउथ अमेरिका में ये इतना गहरा इंटरेस्ट शुरू हुआ ईयर 2000 से। उस वक्त साउथ अमेरिका की टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 2% चाइना को जाता था, लेकिन फिर अगले 20 सालों में ये शेयर 2% से बढ़कर 24% हो गया है। आज चाइना साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चिली का 39%, ब्राजील और पेरू का 28%, यूरुग्वाय का 20%, इक्वाडोर का 19%, कोलंबिया और पैराग्वाय का 18% और बोलिविया और अर्जेंटीना का 14% ट्रेड चाइना के साथ होता है। लेकिन इन सब कंट्रीज में से सबसे ज्यादा चाइना पर डिपेंडेंट वेनेजुएला है, जो 2007 से 2021 तक तेल की खोज के लिए चाइना से $62 बिलियन के लोन्स ले चुका है। इसी तरह चाइना डेवलपमेंट बैंक 2005 से 2021 के दरमियान अभी तक सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज को कुल मिलाकर $137 बिलियन के लोन दे चुका है। ये सारे लोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने, डैम्स बनाने और लिथियम रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दिए गए हैं। चाइना का साउथ अमेरिका में कितना इन्फ्लुएंस है, इसकी एक्सटेंट अब इससे चेक करें कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट 100% चाइनीज स्पॉन्सर्ड है। चाइना पेरू के माइनिंग सेक्टर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। पेरू की 7 माइंस चाइना कंट्रोल करता है, जिसमें 2 आयरन और बाकी 5 कॉपर माइंस हैं और इस तरह पेरू का 100% आयरन और 25% कॉपर प्रोडक्शन चाइना कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह चाइनीज कंपनी टियानची लिथियम कॉर्पोरेशन चिली की लिथियम माइंस में दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। और अगर पॉलिटिकली देखें तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग 2013 से 2021 तक 13 दफा साउथ अमेरिका का ऑफिशियल टूर कर चुके हैं। और अभी तो ये सिर्फ फाइनेंशियल और एनर्जी सेक्टर की बात हो रही थी। चाइना का सबसे बड़ा फॉरेन स्पेस स्टेशन इधर अर्जेंटीना के पैटागोनियन डेजर्ट में है। इस स्पेस स्टेशन के थ्रू चाइना इस सारे एरिया को मॉनिटर करता है। इसी तरह इधर वेनेजुएला में ये एल सोम्ब्रेरो स्पेस बेस है, जहां से चाइना ने मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। इसी तरह चाइना के बोलिविया, ब्राजील और इक्वाडोर में भी ऑफिशियल स्पेस स्टेशंस हैं, जिन पर क्या काम हो रहा है किसी को मालूम नहीं। 7 समुंदर पार बैठकर चाइना अमेरिका के दूसरे हिस्से को लिटरली अपनी मुट्ठी में बंद कर रहा है। और मजे की बात यह है कि इस फाइनेंशियल एड और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के थ्रू चाइना ने इन कंट्रीज में अपना एक सॉफ्ट इमेज बना लिया है और अब ये चाइना को अमेरिका और यूरोप का अल्टरनेट समझना शुरू हो गए हैं। चाइना का साउथ अमेरिका पर इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो चुका है कि ज्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस में ताइवान और यूक्रेन वॉर के इशू पर चाइना को वोट दिया। बल्कि कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने तो चाइना की रिक्वेस्ट पर ताइवान के साथ अपने रिलेशंस भी खत्म कर दिए। सिर्फ ये 4 साउथ अमेरिकन कंट्रीज ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। इनके अलावा बाकी सब ताइवान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है चाइना का इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज पर। इसी तरह अगर हम मिलिट्री और हथियारों की बात करें तो 2009 से 2019 के दरमियान चाइना ने $634 मिलियन के हथियार अर्जेंटीना, बोलिविया, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला को दिए। इसी तरह इधर पेरू की कोस्ट पर एक मिलिट्री पोर्ट बनाई जा रही है, जिसका ऑफिशियल नाम चियांकाई पोर्ट है और ये अपने कंट्री से बाहर चाइना का पहला मिलिट्री पोर्ट होगा। इस पोर्ट पे अब तक लगभग $450 मिलियन का खर्चा आ चुका है। इसी तरह चाइना बहुत एक्टिवली साउथ अमेरिका में हुआवे का इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। यहाँ ये चीज नोट करने की जरूरत है कि अमेरिका हुआवे को बैन कर चुका है, मगर अमेरिका के पड़ोस में हुआवे सबसे बड़ी सेल्युलर कंपनी
राजधानी बनती जा रही है। इसी तरह वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वाडोर और अर्जेंटीना अब चाइना की फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इन कंट्रीज में चाइनीज सिक्योरिटी कैमरास लगाए जा रहे हैं और उसके जरिए हर इंसान की प्रोफाइल बनती जाएगी और गवर्नमेंट्स कभी भी किसी का भी डेटा निकाल कर उसे ट्रैक कर सकेंगी। आई गेस आप में से कुछ लोगों के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही चौंका देने वाली होगी कि कैसे चाइना इतनी खामोशी से एक पूरे कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में ले चुका है और ये सब अमेरिका की नाक के बिल्कुल नीचे हो रहा है। अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ कि चाइना आखिर साउथ अमेरिका में क्यों घुस रहा है। इसकी 3 रीजंस हैं, लिथियम, ऑयल और दूसरे मिनरल्स, और तीसरी है अमेरिका के करीब आना। सबसे पहले मैं तीसरे रीजन को एक्सप्लेन कर दूं। असल में चाइना अमेरिका के करीब इसलिए आना चाहता है कि ज्योग्राफिकली देखें तो अमेरिका बाकी सारी दुनिया से काफी दूर है और उसने भी साउथ चाइना सी में चाइना पर नजर और कंट्रोल रखने के लिए प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं। जैसा कि अगर हम चाइना की ज्योग्राफी को देखें तो चाइना बाकी दुनिया को इस 14,000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है। चाइना की आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं साहिली इलाकों में रहती है और यहीं से चाइना सारा ट्रेड करता है, चाहे वो दूसरे कंट्रीज को चीजें एक्सपोर्ट करनी हो या फिर ऑयल और गैस इंपोर्ट करना हो। लेकिन इन सारे रास्तों में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे ताइवान, जापान, रियोको आइलैंड और फिलीपींस वगैरह, जिनकी वजह से ऐसे चोक पॉइंट्स बने हुए हैं। चाइना की बदकिस्मती ये है कि ये सारे आइलैंड्स अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं और उसके दोस्त हैं। इसी तरह इधर जापान और साउथ कोरिया में अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेसिस हैं, जिनमें लगभग 80,000 फौजी हैं। तो अमेरिका अपने इन प्रॉक्सी कंट्रीज के थ्रू चाइना पर प्रेशर रखता है और इसी का तोड़ करने के लिए चाइना अब अमेरिका के पड़ोस में अपने पांव जमा रहा है, ताकि अगर अमेरिका साउथ चाइना सी में उसे अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू थ्रेटन करे तो इधर चाइना भी साउथ अमेरिका के थ्रू अमेरिका को काबू कर ले। अब आते हैं दूसरे रीजन पर और वो है लिथियम। हमारा सारा फ्यूचर बिजली से चलने वाली चीजों पर डिपेंडेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इन सब इलेक्ट्रिक गैजेट्स को चलाने के लिए लिथियम बैटरीज चाहिए होती हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि दुनिया में लिथियम के सबसे बड़े रिजर्व्स साउथ अमेरिका में हैं, तो इसीलिए चाइना फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहता है, बिकॉज लिथियम फ्यूचर का ऑयल है। जैसे पिछले 50 साल हम सब ऑयल पर डिपेंडेंट रहे हैं, अगली पूरी सेंचुरी लिथियम की है। जिसके पास लिथियम का कंट्रोल होगा वो दुनिया पर राज करेगा। इस टॉपिक पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आखिरी रीजन है तेल, कॉपर और आयरन को हासिल करना, जिससे साउथ अमेरिका माला माल है। असल में चाइना इन सब रिसोर्सेज से खाली है और इसीलिए उसे सब्स्टिट्यूट चाहिए ताकि वो अपनी बढ़ती हुई इंडस्ट्री को सहारा दे सके, और रिसोर्स रिच साउथ अमेरिका से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं। अब हम आते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ कि साउथ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ से कैसे निकला। हालांकि दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री और इवन रिलीजन भी एक है। साउथ अमेरिका में आज भी वही रोमन कोड ऑफ लॉ प्रैक्टिस होता है जो अमेरिका में होता है। असल में अमेरिका और खासकर CIA का साउथ अमेरिका में बड़ा नेगेटिव रोल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करना हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन पर सैंक्शंस लगाना हो या फिर ड्रग्स को कंट्रोल करना हो। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए इन कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की और 2001 के बाद सारा फोकस मिडिल ईस्ट पर करके साउथ अमेरिका को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। साउथ अमेरिका रिसोर्सेज से मालामाल होने के बावजूद गरीबी में धंसता गया और लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। इन्हीं हालात का फायदा उठाया चाइना ने और उसने साउथ अमेरिकन कंट्रीज को मच नीडेड फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी और बदले में इन कंट्रीज ने भी अपनी लॉयल्टीज चाइना के साथ अलाइन कर दी। जहां एक तरफ US कैबिनेट मेंबर्स जब भी साउथ अमेरिका आते तो वो बस चाइना की रट लगाए रखते, वहीं चाइना साउथ अमेरिका से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था। साउथ अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा था, उन्हें मच नीडेड कैश मिल रहा था, उन्हें वो अटेंशन मिल रही थी जिससे अमेरिका ने उन्हें महरूम किया हुआ था। तो इट वॉज वेरी नेचुरल कि इन कंट्रीज के लिए अमेरिका से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट अब चाइना होगा, और अब ये वही कर रहे हैं जो चाइना कह रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हुआवे। अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद किसी साउथ अमेरिकन कंट्री ने हुआवे को बैन नहीं किया, बल्कि चाइना बहुत तेजी से अपना 5G नेटवर्क साउथ अमेरिका में एक्सपैंड कर रहा है। क्या ये साइन है कि अब अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस खत्म होने वाला है? अभी हाल ही में जैसे चाइना ने
सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती करवाई है, उससे तो यही लग रहा है कि चाइना की डिप्लोमेटिक पावर इस वक्त अपनी पीक पर है। कंट्रीज अब अमेरिका के बजाय चाइना की बात मान रहे हैं और यही चीज अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। जब कोई आपकी बात को इम्पोर्टेंस ना दे तो उसका मतलब तो यही होता है कि अब आपका उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं। खैर, हम कोई जजमेंट पास नहीं करते और फैक्ट्स को फैक्ट्स रहने देते हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इस सारी डिस्कशन पर आप लोग भी नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।